बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है कौन भला? हरमीत सिंह। हरमीत सिंह, आज देखते हैं किस रंग की पगड़ी पहन के बैठा हुआ है। हरमीत, हेलो, हाउ आर यू? आज तो बड़ा स्मार्ट ड्रेस पहना हुआ है। हाँ, हमेशा की तरह। सलाम सर, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। और आज मेरे ख्याल में बगैर इंतजार किए पहले आपको बताएं डेली डोज है आज की डेली डोज में बहुत ज्यादा खबरें हैं, लेकिन हम उन खबरों को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अगर उस पर टाइम लगा दिया तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मैं आज का टॉप स्टोरीज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो डेली डोज होगा, उसमें बेशुमार खबरें हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे 5th जनरेशन वॉर पर, और मगरबी मीडिया 5th जनरेशन वॉर को तरक्की पजीर ममालिक के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपना किरदार इसमें कैसे अदा कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। फिर नाज़रीन, टिकटॉक स्टार हरीम शाह की शादी जो है वो मुअम्मा बन चुकी है, दूल्हा गायब है और वो नाम भी जाहिर नहीं कर रही। वो कह रही है पीपल्स पार्टी के कोई सूबाई सिंध असेंबली के मतलब रुकन है। अब देखें कि ये बंदा कौन है। हर एक की नजरें जो है वो जुल्फ़िकार शाह की तरफ लगी है, लेकिन वो बेचारे कह रहे हैं मैं नहीं हूँ। पीटीआई वाले तो ढोल लेके पहुंच गए वहां पे, ढोल धमाके लेके उन्होंने। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ये स्टंट भी हो सकता है, पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, लेकिन खैर ये हम स्टोरी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फिर अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है क्या और इसके थ्रू पेन मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज इस टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि मलका बरतानिया के ताज में जड़े कोहे नूर हीरे वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़े हो चुके हैं। भारत की जानिब से भी इनकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है, पाकिस्तान की जानिब से भी इसकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है। इस हवाले से जो दरख्वास्त है वो भी ज़ेर समात है, इस पर हम बात करेंगे। और जो दरख्वास्त गुजार हैं एडवोकेट जावेद इकबाल जाफरी साहब, वो भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फारूक मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले ज़रा फटाफट से पब्लिक का डेली डोज अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं। सबसे पहली आज हमारे पास खबर ये है कि एक कस्टमर ने लंदन के एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, और उसने खाना कितने का खाया? सिर्फ $37 का। और टिप कितनी दी? $16,000 जो टिप थी वो उसने वेटर को दे दी। कितनी बनती है ये 25 लाख पाकिस्तानी बनती है। पता नहीं उसको क्या खुशी आई होगी उसकी। मेरे ख्याल में कोविड के दिन हैं और उसको लगा होगा कि बेचारे का रोजगार काफी ज्यादा मुतासर हुआ होगा, तो उसने मेरे ख्याल में हमदर्दी के तहत दे दी होगी। टोना हो गई। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकती है। Who knows? ये भी हो सकता है सर। ये भी हो सकता है। मतलब अदरवाइज देखो ना, इतना सस्ता खाना, 500 रुपए का खाना खा के आदमी तकरीबन 25 लाख रुपए की टिप दे दे। वैसे ये है कि अगर उसका नाम पता हो हमारे यहाँ, तो FIA उसके पीछे लग जाए फौरन, और वो देखें कि ये पैसे इसके पास आए कहाँ से हैं इतने ज्यादा। बिल्कुल, और वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए ऐसा। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पता करना चाहिए ये कौन साहब थे और इन्होंने इतने पैसे लाए कहाँ से। वहाँ तो कैश रखता नहीं है कोई। ये कैश इतना जरा पास कैसे उनके था पता नहीं। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर उन्होंने टिप दे भी दी तो फिर ये खबरों की जीनत कैसे ये स्टोरी बन गई, मतलब ये कैसे आई? चैरिटी तो बाहर लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। स्टोरी तो काम है, साफियों का काम है, सबका काम है कि भाई खबर कहाँ से कहाँ से। बड़े मजे की खबर है, मतलब पाकिस्तान में भी। ये बड़ी हैरान कौन सी है, हाँ मजे की है, मतलब चिल सी है कि भैया 500 का खाना खाया और पैसे कमाल किया। तो वेटर के 25 लाख टिप दे दी। वो क्या उसे कहते हैं रूफ साहब, वेटर के 5 घी में दिन दुगनी रात चुगनी। हाँ वही, 5 घी में। यस, राइट, वेरी राइट। खैर, हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान के एक नौजवान है जिनका नाम इरफान महसूद है, डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है, और इन्होंने 1 मिनट में एक पाँव पर 43 पुशअप्स जो हैं वो लगाए हैं, और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो बनवा लिया है। और इससे दोनों पैरों पे नहीं होते, उन्होंने एक पाँव पर कर लिया। अच्छा, इससे पहले ये एजाज जो था वो एक और फ्रांस के एक नौजवान के पास था जिसने 1 मिनट में 31 पुशअप्स लगाए थे। लेकिन इस नौजवान ने, इनका नाम इरफान महसूद
मसूद है, इन्होंने 1 मिनट में 43 पुशअप्स लगाए हैं और एक पाँव पर लगाए हैं और अपना नाम बनाया है। इससे पहले पुशअप्स कैटेगरी में ये मुख्तलिफ टाइटल्स और मुख्तलिफ तमगे भी अपने नाम कर चुके हैं। मुख्तलिफ इन्होंने जो आलमी रिकॉर्ड्स हैं वो भी बनाए हैं और अब इन्होंने ये एक और रिकॉर्ड बनाया है। और बिल्कुल ठीक आप बात करें, पुशअप्स तो दोनों पाँव पर नहीं लगते। मुश्किल रिकॉर्ड है वैसे। हाँ, ये जो हम विजुअल्स में देख रहे हैं जो वो एक्सरसाइज करते हैं लग सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ वही ना, मतलब ये दोनों हाथों पे लगा लगा के बंदा थक जाता है तो फिर एक बांह पे। हरमीत, आपने कभी वैसे पुशअप्स लगाए हैं? नहीं, वैसे मेरी तो है रूटीन है। मैं एक्सीडेंट से पहले तो मेरी तकरीबन नॉर्मल पुशअप में लगाता हूँ, लेकिन एक हाथ पे लगाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हम भी यही बात करें कि एक हाथ पर लगाना काफी मुश्किल है। आगे क्या है जी? अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और वो ये है कि 90s का जो ड्रामा था ऐनक वाला जिन, उसकी स्क्रीन पर दोबारा से वापसी हो रही है। किस नाम से हो रही है? नाम है रिटर्न ऑफ नस्तूर और इसका जो साउंड ट्रैक है वो भी पिछले हफ्ते जो है वो रिलीज किया गया है। अच्छा, मुझे याद है इसके कैरेक्टर्स थे हामून जादूगर, बिल बतौरी, जकूटा जिन। अब मैं ये थोड़ा सा कीन हूँ कि अब की बार ये जो कैरेक्टर्स हैं वो किस रूप में सामने आएंगे, कौन इन कैरेक्टर्स को प्ले करेगा, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स थे दोज वर अमेजिंग। मतलब ड्रामा भी बड़ा जबरदस्त था और इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। हाँ, मैंने देखा हुआ ये ड्रामा। मैंने नहीं देखा, बहुत कम मतलब देखा होगा। ये बच्चों का बेसिकली ड्रामा था, लेकिन मुझे ये याद है कि वो टाइम ऐसा था, हम छोटे होते थे, ड्रामा देख लेते थे तो फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया नहीं जाता था, डर भी लगता था। अच्छा ऐसे भी होता था कि भैया ज़कूटा जिन खड़ा होगा कहीं। हाँ, तब ये नहीं पता था ना कि ये ड्रामा है, ऐसे लगता था ये रियलिटी है। खैर, अब इसकी जो वापसी है वो दोबारा से हो रही है। देखना ये है कि अब की बार ये जो ड्रामा है ये किस तरह से पर्दे पर दोबारा जो है वो वापस आता है। खैर, हम अगली स्टोरी डिस्कस करते हैं और वो ये है कि चाइना में एक कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा फेस डिटेक्टर मुतारिफ करवाया है। मतलब उस कंपनी में जो भी आएगा वो स्माइल करेगा तो उसके लिए दरवाज़ा खुलेगा। यानी ये एक अनोखा अंदाज है जिससे लोगों का जो मूड भी है वो भी खुशगवार रहे, लोग सुस्ती का शिकार ना हो। तो ये देख भी सकते हैं कि ये फेस डिटेक्टर है, लोग इस पर स्माइल करेंगे तो लोगों के लिए दरवाज़ा, मतलब वो भी बताया हमने कैसे स्माइल करेंगे, तस्वीरें हैं, लेकिन मतलब ये कमाल मतलब बात है। आप मुस्कुरा के दफ्तर में आए और सारा दिन मुस्कुराते रहें, आप अपना दिल भी बहला लें और साथियों का दिल भी बहला लें। हाँ, मतलब कितना अजीब लगेगा ना, हम फेस डिटेक्टर के सामने ही कर रहे हैं और फिर हमारे लिए दरवाजा खुलेगा। कमाल कमाल ये भी कमाल स्माइल का काफी, हाँ, इंसान के मूड के साथ वैसे भी आपका पूरा मूड ही चेंज कर लेता है। और दूसरा, अगर सामने वाला देखने वाला है तो जब आप हंसते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है कि भैया चलो मूड ठीक है तो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छे इनिशिएटिव है। हाँ, यहाँ पे तो हम जब ऑफिस में आए तो अगर हंसता मुस्कुराता चेहरा में मिले तो अच्छा लगता है, ना हो तो भैया फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। हाँ, चलें, खैर ये भी एक इंटरेस्टिंग खबर थी। अगली स्टोरी वो ये है कि शुमाली कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन, अच्छा ये मेरे से हमेशा मिक्स हो जाते हैं, किम जोंग उन है, दूसरे कौन से हैं वो, उनका भी नाम कुछ ऐसे ही है। तो उनके वालिद किम जोंग इल सिंह है, एक तो इनके वालिद साहब है इल सिंह, और किम जोंग उन उनके दूसरे फिर भाई हैं। अच्छा अच्छा, जिनका कत्ल इन्होंने खुद किया था। तो ये पूरी फैमिली जो किम जोंग इन इस और किम जोंग के नाम से मशहूर है, किम जोंग के नाम से मशहूर है। हाँ, एग्जैक्टली। ये पिछले दिनों क्या हुआ इनको? अच्छा, इनकी स्टोरी ये है कि इनका वजन जो है वो कम हो गया है। इस हवाले से जो सरकारी टीवी है शुमाली कोरिया का, उस पर एक शहरी ने खबर जो थी वो दी कि वो इनसे मिले हैं, इनका जो वेट है वो कम हुआ हुआ है। इस पर वहाँ के जो लोग थे वो रोने लग गए और वो खासे परेशान हुए और वो दुख में चले गए। तो मतलब शायद उनकी अपने लीडर के साथ ये एक अटैचमेंट वैसे रोमा इसके हवाले से थोड़ा सा बताते चलूं आप दोनों को, बल्कि पब्लिक को भी। इनके वालिद साहब की जब डेथ हुई थी किम इल सोंग की, तो 3 महीने तक लोग धाड़े मार के रो रहे थे, और जो नहीं रोया तो उसको सजा दी गई, और जो ज्यादा रोया तो उसको ज्यादा इनामात भी दिए गए। और 1 साल पहले कोविड के दिनों में ये गायब हो गए थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कहाँ रोने और कहाँ हंसने की बातें। अभी थोड़ी देर पहले हम चाइना की बात कर रहे थे जहाँ हंस के आप दाखिल हों, अब यहाँ पे ये है कि आपके लीडर का वजन कम हो गया, लिहाजा आप रो के। अच्छा, मेरे ख्याल में बस वजन ही कम हुआ है ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है सर। हमारे यहाँ मोटापे से कोई कमजोर हो जाए, थोड़ा सा वजन कम हो जाए तो खुशी मनाते हैं। हाँ। यहाँ पे उल्टा चक्कर हो गया। हाँ, ये खुशी मेरे ख्याल में तो ये अच्छी बात है, आपका वेट जो है कम हो। हाँ। लेकिन खैर
लेकिन ये वेट उसने खुद जानबूझ के गेन किया था कि अपने वालिद अपने दादा की तरह ये देखे, और इसका जो स्टाइल है रहने का बड़ा खतरनाक किस्म का, ये बड़ा मुतनाज़ किस्म का वहाँ का लीडर है। हाँ। अच्छा। और बड़ी सख्ती की जाती है वहाँ के रहने वाले जो है, उनकी जो लाइफ है बड़ी टफ किस्म की लाइफ है। और एक और चीज इन्होंने अपने जब इन्होंने ये मनसब संभाला तो अपने सके चाचा को तोप से उड़ा दिया, और उसके बाद अपने भाई का कत्ल, उस वक्त में मलेशिया में था तो मलेशियन एयरपोर्ट पे अपने भाई का कत्ल करवाया अपनी इस कुर्सी के लिए। तो ये बड़े मुतनाज़ किस्म के बंदे हैं, और इसको बड़ी खुशी होती है कि जब लोग रोते हैं और इसको याद करते हैं तो फिर इनामात में बांटते रहते हैं। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में फिर ये आर्टिफिशियल क्या कहेंगे इसका टैक्टिक्स है ना, मतलब खुद को खुश करने के लिए कि लोग आपसे इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें और आप खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं वो लोग जो दूसरों पे तशद्दुद करके खुश होते हैं, सैडिस्ट। इसकी टिपिकल टर्म होती है, साइकोलॉजी में बोला जाता है नफ्सियात में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और ये वाली खबर जो है, जो हमें बच्चे इस टाइम देख रहे हैं, ये उनके इंटरेस्ट की खबर है जनाब। KPK में और पंजाब में जो है वो मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 1 जुलाई से अब तातीलात होंगी, और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ 18 जुलाई से जो है छुट्टियाँ होंगी। 1 अगस्त तक ये छुट्टियाँ जो हैं वो जारी रहेंगी। तो बच्चे तो मेरे ख्याल में अब एंजॉय करेंगे, लेकिन इस हवाले से जो सारा साल तो छुट्टियां गुजार दी वैसे। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में छुट्टी जितनी थे वैसे याद हो गया। हम अभी भी एक छुट्टी के लिए तरसते हैं सीरियसली, लेकिन ये बच्चे जो हैं इनका चले पढ़ाई में तो हर्ज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये इस हवाले से बड़े लकी हैं कि हर दूसरे दिन छुट्टी, कभी कोरोना की वजह से छुट्टी, कभी वैसे छुट्टी। पिछला एकेडमिक ईयर जो है वो पूरा छुट्टियों में इन्होंने गुजारा है। लेकिन पता है उसमें असल बात ये है कि और वैसे मुझे बहुत ज्यादा खुशी कब होती थी रऊफ साहब? हाँ जी जी हरमीत, जब कॉलेज के स्टूडेंट्स आके ना कोई स्ट्राइक करते थे और हमारा स्कूल बंद कर लेते थे, तो मैं बड़ा खुश होता था कि भैया स्कूल बंद हो गया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती थी जब पेरेंट्स की आंख ना खुले, अपनी आंख ना खुले। तो हम बच्चों की तो खुल ही जाती है, लेकिन हम सोए रहते थे कि अल्लाह करे मामा भी सो ही रहे। या दूसरी सूरत में जब क्लास में पता लगता था टीचर नहीं आई आज, तो हमारा ये वाला पीरियड जो है वो फ्री गुजरेगा। तो ये जो है ये बड़े मजे के ये वाकयात हैं, स्कूल के जमाने की मेमोरीज हैं। हरमीत, वैसे कभी वो दुआ की है जाते हुए स्कूल, अल्लाह करे आज टीचर बीमार हो जाए, अल्लाह करे आज टीचर बीमार हो जाए? ये तो हमेशा ही रहती थी सर। लेकिन वो पूरी नहीं होती। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज के एडिटोरियल पर बात करते हैं। रऊफ साहब, इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो आम इंतखाबात की तैयारी कर रही है, और मोस्ट लाइकली जो मार्च 2022 है वो इंतखाबात का साल हो सकता है। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? हाँ, वो असल में ये र्यूमर्स हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हुकूमत ये समझती है कि जो बजट उन्होंने पेश किया है, हम ये तो जानते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत बड़े प्रेशर में, महंगाई की वजह से कमोडिटीज़ की चीज़ें बढ़ गई हैं, अजनास बढ़ गई हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, बिजली के रेट बढ़ रहे थे। अब ये जो वज़ीर ख़जाना ने एक स्टांस लिया, एक स्टैंड लिया है उन्होंने कि जनाब कीमतें नहीं बढ़ेंगी, और हुकूमत भी ये चाह रही है कि अगले 6 महीने में उनकी कारकर्दगी को नज़र आ जाए। इस कारकर्दगी की बेहतर बुनियाद के ऊपर वो समझते हैं शायद इतना अच्छा टाइम हमें दोबारा ना मिले। ठीक है, तो इस हवाले से कुछ लोगों ने बात की, सुजेस्ट किया कि क्यों ना इलेक्शन पहले करवा लिया जाए। अच्छा, अब जो लिखने वाले हैं, नुसरत जावेद ने भी इसके ऊपर लिखा, कल कॉलम लिखा हुआ था, और नुसरत जावेद ने कहा कि हमेशा पहले इलेक्शन करवा लेना फ़ायदेमंद नहीं होता। ठीक है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मिसाल दी है सन 73 में जब पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, तो उनको वैसे तो 78 तक रहना था वज़ीर आज़म, लेकिन उनको उनके साथियों ने मशवरा दिया कि अपोजिशन इस वक्त इंतशार का शिकार है, तो क्यों ना इलेक्शन पहले करवा ली जाए। तो 77 में उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि अपोजिशन यकजा हो जाएगी। अपोजिशन इकट्ठी हो गई, अगरचे पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत तो गई, लेकिन अपोजिशन ने इकट्ठे होकर वो शोर मचाया, वो हंगामा किया कि उसकी बुनियाद के ऊपर मार्शल लगा, और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी की सजा भी दी गई। अब यहाँ पे इस वक्त 2 बातें हैं, एक तो ये है कि मुआशी इशारे अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हों, और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन इंतशार का शिकार है। अपोजिशन को तो वो कहते हैं ना, नुसरत ने भी कल लिखा हुआ है कि उसका तो इंतकाल पुर मलाल हो चुका हुआ है। तो ये एक ऐसी बात है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत के लिए बेहतरीन वक्त है कि वो इलेक्शन पहले करवा लें।
ठीक है, यानी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मुझे नहीं वैसे लगता, मुझे लगता है ये हुकूमत 5 साल अपने पूरे करेगी। हाँ, मशवरे हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत, बिल्कुल, हुकूमत अगर ये समझती हो कि इससे आगे वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा तो फिर ये हो सकता है कि पहले इलेक्शन की तरफ वो चले जाए। लेकिन वही बात कि मैंने कहा कि ये र्यूमर्स हैं और र्यूमर्स हमेशा सच भी नहीं होती, कभी हो भी सकता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और अब इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, क्या तैयारी है, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तभी ये सिचुएशन जो है वो क्लियर होगी। हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो खबर ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चाइना के एक सरकारी टीवी को इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि किसी के भी दबाव पर हम चाइना से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल हरमीत, उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सवाल उनसे किया गया कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है अमेरिका का, यूरोप का, और उन्हें तस्लीम किया कि हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है प्राइम मिनिस्टर ने, और हमें भी उसी तरह के ग्रुप्स में शामिल होने के लिए कहा जाता है जो एंटी चाइना पॉलिसी के तहत बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पे क्वेड का जिक्र किया जिसमें इंडिया भी शामिल है, जो चाइना को घेरने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस बात को तो सिरे से रद्द कर देता हूँ मैं, हमारे बल्कि ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये ऐसा मौका है जब 70 बरस हो गए हैं पाक चाइना फ्रेंडशिप को, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कहा कि कोई भी सूरत हो जाए, हमारी दोस्ती जो हमेशा कहा जाता है ना, हमारा से ज़्यादा ऊंची है, शहद से ज़्यादा मीठी है, तो ये हमेशा उसका इयादा उन्होंने किया, और उसका इयादा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी सूरत हो हम चाइना के खिलाफ नहीं होंगे, हम उनके साथ साथ खड़े रहेंगे। इन्होंने ये भी बात वाशगाफ अंदाज में कही कि यूरोप और अमेरिका पता नहीं क्यों हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि हम एंटी चाइना पॉलिसी बनाएं या चाइना के खिलाफ ग्रुप। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान कभी ऐसे करेगा नहीं, एंटी चाइना पॉलिसी नहीं बनेगी। पाकिस्तान हमेशा अपनी जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार रखेगा चाइना के साथ, ख्वाह किसी का भी दबाव हो, ये तो हो नहीं सकता। मतलब आप इधर से चाइना की दोस्ती से भी जाएं, उधर से अमेरिका तो आपका कभी भी साथ नहीं देगा, ना आज तक दिया। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई ना, उन्होंने ये बता दिया कौम को भी और लोगों को भी कि हम इस वक्त किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हम पे दबाव है। सबसे बड़ी बात ये है कि दबाव का तस्करा करके उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि दबाव है। अच्छा, अगर हम ये देखें ना कि कुछ मतलब ये लास्ट 2 वीक्स में अगर देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं गैर मुल्की टीवी चैनल्स को, और साथ ही साथ उन्होंने आर्टिकल भी लिखे हैं, और उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखा है, और बड़ा स्ट्रेट फॉर उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है। और अभी भी उन्होंने इस इंटरव्यू में भी बड़े वाज़े अल्फाज में कहा है, बड़ा रिजिड सा एक रिएक्शन देखें तो इमरान खान साहब की तरफ से आ रहा है। वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना इलेक्शन वाली, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि चूंकि इस वक्त अमेरिका की खिलाफ दबंग अंदाज में खड़े होना और एक हीरो टाइप बन जाना इन्होंने बना लिया है, तो कौम सारी जो है वो ये कह रही है कि जनाब हमारा लीडर है वो डट गया, तो डट जाने की बदौलत भी उनके वोट बैंक में इजाफा हो सकता है। तो मेरे ख्याल में चलते हैं, ब्रेक लेते हैं। लेकिन जी जी ये हरमीत जी रऊफ साहब, जिस तरह आपने बात की इसमें कोई शक नहीं है कि सख्त है, बयान बड़ा सख्त है और उसके नताइज भी सख्त आ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त ये पोजीशन अपनी नहीं अपनाते तो वही मामला होंगे जो माजी में हमारे साथ हुए हैं। तो यकीनन ये क्रेडिट खान साहब को जाता है, और जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज का जो बयान है वो भी बड़ा काफ़ी मुतासिर कौन सा बयान उन्होंने दिया है चाइना के हवाले से। और चाइना वही मुल्क है जो कम से कम मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ा तो है ना। अमेरिका के तो वादे हमारे माजी में भी वो खोखले ही और दावे भी खोखले। बिल्कुल। खैर, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे 5th जनरेशन वॉर पर बात करेंगे, और किस तरह से मगरबी मीडिया इस वॉर को तरक्की पजीर ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान का रोल इसमें क्या हो सकता है, इस तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और अभी हम बात करेंगे एक मुतनाज़े हीरे की। इसका नाम है कोहे नूर हीरा, और ये किसी ज़माने में मलका बरतानिया के ताज का हिस्सा होता था। 150 साल पहले ये बरतानिया पहुंचा था, और अब भारत की जानिब से भी इसकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है। पाकिस्तान की वापसी में भी इसकी वापसी का तकाजा किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ दिलीप सिंह
जो रंजीत सिंह के पोते थे उनसे ये छीना गया था और ये बरतानिया ले गया उसको साथ में। उससे पहले इसकी लंबी तारीख है। ये मुगल शहनशाहों के पास होता था, मुगल शहनशाहों के पास होता था और मुगल शहनशाह जो हैं आखिरी मोहम्मद शाह रंगीला, उसके ज़माने में जिस वक्त नादिर शाह ने कहते हैं हमला किया तो मोहम्मद शाह रंगीला को पता था इससे सब कुछ लूट के ले जाना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि उसने कोहिनूर हीरा छुपा लिया। अच्छा, उसने नादिर शाह ने हर जगह तलाशी ली, उसको वो मिल नहीं रहा था। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने ये किया कि उसने अपनी पगड़ी में उसको छुपाया हुआ था। अच्छा। तो उसको किसी ने ये बता दिया कि इसकी पगड़ी के अंदर है, तो वो आम सी पगड़ी पहन के वहाँ आ गया और उसने कहा कि बेहतर ये है कि हम दोनों भाई भाई बन जाए, पगड़ी बदलनी होगी हमें, तुम्हारी पगड़ी मैं पहनूंगा, मेरी पगड़ी तुम पहनोगे। वो पगड़ियाँ उन्होंने बदली, बेचारे ने क्या करता, वो नादिर शाह था, बादल नखास था, उसने पगड़ी बदल ली। पगड़ी बदली तो उसमें कोहिनूर हीरा भी था जो वो साथ लेके चला गया। उसके बाद बहुत सी लंबी तारीख है किसके पास गया। बहरहाल विलियम डैलरिम्पल ये कहते हैं ये ईरानियों के पास भी रहा हुआ है, अफगानियों के पास भी रहा हुआ है, पता नहीं ये हीरा जो है वो कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर बरतानिया पहुंचा। इस हवाले से अच्छा रोज साहब एक और चीज भी बड़ी, इसका भी जिक्र किया जाता है वैसे कि कोहिनूर का नाम देने वाले भी नादिर शाही थे। इससे पहले इसका नाम कोई खास नाम नहीं था। अच्छा, नादिर शाह ने इसका नाम ही कोहिनूर रख दिया था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, इस हवाले से हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर वो रिपोर्ट देखते हैं। जी जी। अच्छा, क्या खासियत है इस कोहिनूर हीरे की, और कहा जाता है कि मलका बरतानिया के ताज का भी हिस्सा रहा है। अब इसको एक म्यूजियम में रखा गया है लंदन में। तो लेकिन मुझे लगता है वापसी के तकाजे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये मिलना मुलना कोई नहीं है, किसी को नहीं है। एक तो एक वकील साहब ने फिर भी केस कर दिया। डिमांड तो हम अपनी कर सकते हैं ना। हाँ, वो डिमांड कर दी ना, हम अपना सामने रख सकते हैं। इकबाल साहब इसी धरती से ही तो किया है। और जी जी। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने कोहिनूर वापसी से मुतल्लिक एक दरख्वास्त दायर हुई थी, वो दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली है। दरख्वास्त गुजार का नाम है जावेद इकबाल जाफरी, जो इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। इनसे इस मौजू पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच इकबाल साहब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा, इस रिट को, इस दरख्वास्त को दायर करने का जो आपका पर्पज़ है वो क्या है? इसका मकसद ये है कि क्योंकि ये जो डायमंड जो कि हमारे बादशाह वक़्त सावरन किंग से छीना गया, ये हमारा सकाफती विरसा है, ये हमारा कल्चरल हेरिटेज है और बैनुल अक़वामी कानून के तहत इसकी वापसी लाजम है। इसकी वैल्यू या इसकी क्या कीमत है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये इशू मैंने रेज़ किया 1957। जी हरमीत। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि भारत की जो वजीर खारजा है निर्मला, वो भी डिमांड करे कि कोहिनूर हमें लौटा दे, ये हमारा इस पे हक है, तो क्या कहेंगे सर इस पे आप? इसका जवाब ये है कि एक तो निर्मला कानूनदान नहीं है, दूसरे वजीर खारजा के क्लेम करने से कानून नहीं बदलता, वो वजीर कानून भी वहाँ की नहीं है। उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी 2-3 दिन हुए हैं ये होल्ड किया है, मैं उस केस का आपको रेफरेंस दे देता हूँ कि ये इस हीरे के बारे में आप हमारी कोर्ट में लिटिगेट ना करें, डिप्लोमेटिकली उनसे डील करें। तो डिप्लोमेटिकली तो इन्होंने डील किया, ये 1947 का ये मांग रहे हैं। हमारे जो थे ये बुद्धू हैं, हमारे जो यहाँ पे जो इंटरनेशनल वकील हैं जिन्होंने अरबों डॉलर पाकिस्तान के गर्क करवाए हैं, इनको तो इसके बारे में कोई ख्याल ही नहीं आया। वो तो उस लूटने पे मुल्क लगे। ये बरतानिया के जो थे ना वजीर आज़म, उन्होंने डेविड कैमरॉन, उन्होंने भी कहा था कि ये हीरा किसी सूरत में वापस नहीं किया जाएगा। इस बारे में भी इनकी राय सुन लेते हैं जी। इस बारे में क्या कहेंगे डेविड कैमरॉन के उस हवाले से कि जी हम ये वापस नहीं करेंगे? जो कहता है वो रेलेवेंट नहीं है। ये जब इस केस का फैसला हो जाएगा वो इंशाल्लाह मेरे हक में होगा फैसला, क्योंकि इसका कोई जवाब दुनिया भर में नहीं किसी को सूझा, इसका ना कोई जवाब है। तो ये फैसला तो हमने ये नहीं कहते कि मलका को मजबूर करें। जब अदालत ये फैसला दे देगी, जो मेरी उम्मीद है देगी, कि ये इन हालात में ये हीरा
ट्रेचरसली बतौर ट्रीजन छीना गया, मलका विक्टोरिया को दिया गया। उस वक्त वो मलका तख्त लाहौर की नहीं थी। इंडिया का तख्त लाहौर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इंडिया ब्यास के बाद है जो इन्होंने छीन लिया था हमसे। ये तख्त लाहौर के वारिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ही इज वेरी होपफुल कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये पाकिस्तान को वापस मिल जाएगा। लेट्स सी। मेरा ख्याल है, मेरी ओपिनियन ये है कि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि इस हक में कोई फैसला आए पाकिस्तान के हक में। इवन ये इंडिया को भी नहीं मिलेगा, ये जहां पर है वहां पर ही रहेगा। लेकिन ये दरख्वास्त गुजार काफी होपफुल हैं कि पाकिस्तान को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है ना कि विरासत किसके पास है। हिंदुस्तान ये कहेगा कि ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान है। जब वो था मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसके ऊपर कोहिनूर कब्जा जो था वो दलीप सिंह का था, रंजीत सिंह का, और जो पोता था। तो उस हवाले से तख्त लाहौर में अगर ये कहा जाए कि दलीप सिंह की बादशाह जो है वो यहाँ पे थी, बड़ा ही मुतनाज़ सा है। मतलब कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है। वो अगर वहाँ से लेना शुरू कर दिया जाए कि जी मोहम्मद शाह रंगीले से छीना गया, मुग़ल बादशाह थे, वहाँ से छीन के वो कहाँ गया, किसके पास गया, इतने वरसा बीच में आ जाते हैं कि बहुत ही कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल में कोई फैसला अफगानिस्तान भी मैदान में आ सकता है फिर। हाँ, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल फैसला है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद है और वो करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह उन्होंने कहा कि विरासत हमारी थी, यहाँ से ही हमारी विरासत से ही छीना गया है, तो उसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई स्ट्रगल करता है एक पॉजिटिव इसके लिए, तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो बाकी ना मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन वो सब लेकिन किसी ने स्टेप तो लिया ना, कोई आगे तो आया। बिल्कुल ठीक, वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। खैर, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम एक पहले हमने मुतनाज़े हीरे की बात की है, अब हम मुतनाज़े शादी की बात करेंगे, मुतनाज़े दूल्हे की बात करेंगे कि आखिर टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शादी कर किससे ली है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद stay with us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। टिकटॉक स्टार हरीम शाह जो कि काफ़ी मतलब उनकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हुई। कभी उन्होंने कहीं पर वीडियो बनाई, कभी उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में वीडियो बनाई, उसके बाद उन्होंने शोहरत भी काफ़ी पाई। मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस टिकटॉक भी थी और वैसे भी वायरल हुई। अब उन्होंने ये क्लेम किया है, वो क्लेम कर रही हैं कि जी उन्होंने शादी कर लिया, लेकिन उन्होंने लोगों को एक क्यूरोसिटी में रखा हुआ है, क्योंकि जिनसे उनकी शादी हुई है वो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही और उनका ये कहना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। आई मीन हरीम शाह की तो ये पहली शादी है, लेकिन उन साहब की दूसरी शादी है। तो वो जब तक अपनी पहली बीवी को मना नहीं लेते तब तक हरीम जो है वो उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगी। और कुछ उन्होंने क्लूज ये दिए हैं। क्लूज में उन्होंने ये कहा है जी कि वो सूबाई वजीर हैं, सिंध के हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। फिर उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके नीचे मतलब हाथ के नीचे एक हाथ था, घड़ी पहनी हुई थी, एक साहब ने अंगूठी पहनी हुई थी। तो कल ये भी इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा था कि सिंध असेंबली में जितने भी लोग आए हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपनी घड़ियाँ और अंगूठियाँ वो उतार कर आए हैं ताकि वो आइडेंटिफाई ना हो जाए। और फुल तैयार शार होकर ये तस्वीरें जो हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये मतलब देखा जाए तो हरीम शाह से ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है हरमीत कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है ना, क्योंकि वो खबरों में रहती हैं, उनको इस तरह के स्टंट्स हमारे पास कई ऐसे ड्रामा क्वीन हैं हमारे मुल्क में, जिसमें एक हमारी एक एक्ट्रेस भी शामिल है। मीरा के बाद अगर दूसरी ड्रामा क्वीन टिकटॉक है तो वो हरीम शाह है। और ये इस किस्म के जो मुतनाज़ा वीडियोज हैं या मुतनाज़ा किस्म के बयानात हैं वो जानबूझकर मीडिया में अपने आप को इन्वॉल्व करना ताकि दोबारा वो मुतनाज़ा बने। अब इसके बाद जुल्फ़िकार अली शाह का नाम लिया जा रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, रुकन सिंध असेंबली के। तो उन्होंने कल असेंबली में भी अपनी जो क्लेरिफिकेशन है वो करा दी कि भैया मैं ना मेरी शादी एक हुई, और दूसरी के बाद जो अफवाहें पीटीआई वाले जो ढोल लाके मेरे घर के सामने ढोल वो पेथाप पे भंगड़े डाल रहे हैं, तो इसमें मेरी मतलब हरीम शाह के साथ कोई ऐसा ताल्लुक ना मेरा है ना सईद गनी का भी नाम है। और जो तस्वीर की बात है सईद गनी साहब का भी नाम जी, मैं वही कह रहा हूँ
हर एक जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा भी शक होगा ना उसका नाम आएगा। मतलब ये है कि एक लिहाज से देखा जाए तो यार क्या औरत है जिसने इतने लोगों को बदनाम कर दिया है। हर आदमी जो घर जा रहा होगा, घर जाकर हर शरीफ आदमी को बदनाम घरों में उनके हंगामा बपा हो गया होगा, हर शरीफ आदमी बदनाम हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टिकटॉक पे इस तरह की चीज़ पॉपुलर कितनी जल्दी होती है, टॉप ट्रेंड कैसे बन जाती है। आप ये देखो कि अभी वो वायरल यानी रिलीज हुई हैं और वो वायरल हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शख्स का हाथ और घड़ी है, हसन शाह शायद उसका नाम है, उसने भी कह दिया कि जी वो मैं तो किसी और के साथ तस्वीर थी, मेरी ये तस्वीर ही नहीं है जिसके साथ ये लगा रही हैं, ये घड़ी मेरी बीवी की है और वो हाथ मेरा है। उससे भी ना कर दिया। जो पीपल्स पार्टी के आपने जुल्फकार शाह साहब का नाम लिया है, जुल्फकार शाह साहब तरदीद करते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक वो तैमूर में तालपुर साहब भी हैं, फिर वो सईद गनी साहब भी हैं। मतलब वो सारे जो हैं वो कह रहे हैं जी कि भाई हमने कोई शादी नहीं किया। लेकिन अब ये तो हरीम शाही बताएंगी कि उन्होंने किससे शादी की है, कौन से वो सूबाई वजीर हैं, मतलब कौन सी पीपल्स पार्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम बात करेंगे 5th जनरेशन वॉर और मगरबी मीडिया के इम्पैक्ट पर। 5th जनरेशन वॉर बेसिकली है क्या? इसका मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन की जंग और इससे जो मैसेज होते हैं, लोग होते हैं, उनके परसेप्शन को चेंज करना यूजिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और मगरबी मीडिया जो है वो इसको तरक्की पजीर ममालिक के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। रऊफ साहब इस हवाले से DG रेंजर्स सिंध ने भी बयान दिया था, इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से क्रिटिसाइज भी किया था। जी बिल्कुल, बात उन्होंने ये की कि मगरबी मीडिया एक एजेंडा बना के पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है और पाकिस्तान के गलत इमेज को पोर्ट्रे किया जाता है। और उस हवाले से उन्होंने बहुत से लोगों की मिसालें दी हैं। उन्होंने शर्मीन की भी मिसाल दी, लेकिन बहुत से लोग जो हैं और भी हैं जिनके बारे में ये होता है कि वो नेगेटिव अप्रोच के साथ यहाँ पे काम करते हैं। और वो नेगेटिव अप्रोच जो है वो ये क्यों होता है, क्यों करते हैं, जाहिर है उनका काम है, उन्होंने करना है। हमारा ये है कि हम उसका जवाब दें। DG रेंजर ने भी यही कहा कि हमारे लोगों को, हमारे फिल्म मेकर्स को सामने आना चाहिए, वो इसका मुकाबला करें, वो ऐसी फिल्में बनाएं, ऐसे ड्रामे बनाएं कि जो इंटरनेशनली लोगों का इमेज पाकिस्तान के बारे में तब्दील करने के ख्वाह हों। बिल्कुल। तो इस हवाले से जी इसी बारे में हम बात करेंगे। हमें शो में हमारे जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। फिल्म राइटर हैं परवेज़ करीम साहब, हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। परवेज़ साहब, थैंक यू सो मच, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, 5th जनरेशन वॉर का इस वक्त बहुत ज़्यादा सामना है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इसको ओवरकम करने में अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकती है? रोल क्या हो सकता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का? एक तो एजेंडे के बारे में भी जरा बात करें ना। मगरिब का एजेंडा तो है, वो तो तयशुदा बात है। रऊफ साहब, वो तो है। गुजारिश ये है कि उसमें हमारे अपने लोग उनके साथ हैं। देखिए, जैसे अभी आपने नाम लिया इत्तेफाक से इंटरव्यू में शर्मीन का, आपने देखा कि उन्होंने ऑस्कर अवार्ड उनको दिया गया। बिल्कुल। पाकिस्तान के जो हमारा जो एक रवैये हैं औरतों के हवाले से, उसको मस्ख शुदा जो था उसको पोर्ट्रे किया गया। वो एक नेगेटिव अप्रोच थी। मगरिब ने इसलिए उसको वेलकम कहा और उसे दाद दी और उसे ऑस्कर जैसे अवार्ड से नवाजा, इसलिए कि वो बात जो थी वो नेगेटिव थी। वो बात हमारे इम्प्रेशन को जो क्रिएट कर रही थी, वो ऐसा कर रही थी कि हम बहुत बुरे लोग हैं, हमारे मर्द बहुत बुरे हैं जो हर वक्त तेजाबी फेंकते रहते हैं। भाई रेयर तो क्या नहीं होता, क्या मगरिब ममालिक में ऐसा नहीं हो रहा? क्या जी, बेपनाह रेप केसेस हैं, क्राइम हैं, बेपनाह हैं। लेकिन कमाल ये है कि उनको तो कोई नहीं करते ना, इस तरह फ्लरिश नहीं करते कि लोग कि देखें और कहें। लेकिन उसमें ये देखें, जब वो बात होती है तो वहाँ की जो इंडस्ट्री है, जैसे स्पॉटलाइट एक फिल्म उन्होंने बनाई जो चर्चेस में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती है उस तरह। तो हमारी इंडस्ट्री, सवाल ये है कि आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप राइटर हैं, बहुत कुछ हैं, तो हमारी इंडस्ट्री फिर खुद क्यों नहीं उठ के इस तरह के काम करती है? गुजारिश ये है रऊफ साहब, आप बहुत अच्छी तरह इस मीडियम को जानते हैं, मेरे इल्म में है। गुजारिश ये है कि ये जो बात आप करते हैं ना, अच्छी लगती है हमें, सुनने में बहुत भली लगती है। अच्छा काम करने का शौक़ सबको होता है। मैंने ज़िंदगी में जितना भी बहुत सारा काम किया और मैंने पैरेलल सिनेमा यहाँ पाकिस्तान में बनाया है, लेकिन हमें कुछ सपोर्ट नहीं है।
ये कमर्शियल मीडियम है, इसमें हम ड्राई बात जब करते हैं या कोई ज़िंदगी के रियलिस्टिक ग्राउंड पे कहीं खेलती हुई बात को हम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो यकीन कीजिए कि जो हमारा कमर्शियल सिनेमा है इसमें 2 रुपए भी किसी को वापस नहीं आते। ये वजह है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है बेचारा मजबूर है। देखिए वो क्या करे, वो अच्छी फिल्म बनाता। अभी देखिए अभी एक फरमान जारी हुआ है कि जी आप कौमी हीरोज़ पे फिल्में बनाएं। अब आपका कौमी हीरो तो यही है, आपका कौमी हीरो हमें मालूम है मेजर शहीद है, आप हमारे कौमी हीरो जो है कायद आज़म हैं, हमारे इस तरह के लोग हैं, अल्लामा इकबाल हैं। हम इन पे अगर पोर्ट्रे करते हैं इनको सेलुलाइट पे या इस पे जो आजकल फीता है हमारा, तो इस पे जो करते हैं, तो ये यकीन कीजिए कि किसी भी तरह से रोग साहब ये किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। एक तरीके से तो है कि कोई बंदा सरमाया लगाए और बेहतरीन इंटेलेक्ट इकट्ठा करके सारा और वो स्क्रीन पे ऐसे जो है वो धकेल दे, लेकिन उसको वो पैसे कहाँ से लाएगा, कवर कहाँ से करेगा, कौन है जो उसकी दाद नहीं। अगर जैसे मतलब ISPR ने बहुत ज़्यादा फंडिंग करनी शुरू की हुई है जी, तो अगर उनके साथ मिलके कोई किया जाए, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह वो कर भी रहे हैं बहुत सारे, और फिर उसमें साथ में थोड़ा सा ज़रा ये कर लें कि मीडियम अगर और कोई नहीं तो चलें PTV को शुमार किया जाए, मतलब इस्तेमाल किया जाए उसके हवाले से। बिल्कुल किया जा सकता है, PTV को किया जा सकता है। अब मैंने बेशुमार सीरियल भी लिखे हैं, या TV में सब काम किया, हर चैनल पे जिस चैनल पे बैठे हुए हैं इसके यहाँ भी काम किया है। बात यह है कि यहाँ जो CEO हजरात तशरीफ़ फरमाए हैं वो ड्राइंग रूम से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं, तो बताइए क्या करें। कोई ऑड आइडिया जो है उसको लोग जो हैं वो सुन तो लेते हैं और कभी कभी ताली भी मिल जाती है, लेकिन वो सुनने की हद तक और कहने की हद तक है। उसका अमली जो है वो इसलिए नहीं है कि जब तक हमें हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी फाइन आर्ट के इस काम को, ये जो आप चाह रहे हो, मतलब आपका क्या ख्याल है हुकूमत किस तरह से? हाँ, बड़ा अच्छा है। देखिए बड़ा अच्छा ही अभी कही ना भाई ने कि जी वो ISPR जो वो कर रही हैं फंडिंग वो कर रही है, वो कुछ जिन भी लोगों को कर रहे हैं वो हमें तो पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वो कर रहे हैं ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी तरफ जो है वो अभी तक लोगों ने आंख उठा के नहीं देखा। देखिए मैं एक बूढ़ा आदमी बैठा हूँ, 50 साल की मेरी सर्विस है फिल्म की, ठीक है। मेरे साथी ऐसे भी हैं जिनकी 60 साल की सर्विस है, उनमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, ये बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो हो जाता है किसी वक्त इधर उधर, लेकिन जहाँ तक पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनकी दादरसी नहीं है, उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती उस तरह से। हम लोग कहते हैं भैया हमें आप ऐसे करें कि कोई एक, जैसे नहीं था नेफडेक का अदारा, अगर आपको याद हो, आपने उस पर भी प्रोग्राम किए हुए हैं। नेफडेक का जो अदारा था हमारा फिल्म का, नेशनल डेवलपमेंट फिल्म अथॉरिटी, वो भी ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद रऊफ साहब वो ये हुआ कि कोई ऐसा अदारा कायम ना हो पाया जो फिल्म की सपोर्ट में था। अब वो क्या होता है कि अगर उधर से फिल्म बनती है, यानी हुकूमत कोई ऐसा अदारा कायम कर दे, ये सलूशन दे रहा हूँ, ऐसा अदारा कायम कर दे जिनको फंडिंग वो अपने आदमियों को दें, सरकारी आदमियों को दें, अपने उन लोगों को जो लोग जमा तफरी कर सकते हैं। अच्छा, और वो हायर करें आगे। गुजारिश है मेरी, एक गुजारिश है, एक तो हरमीत का, पहले हरमीत आपका सवाल है कोई, मतलब उसके बाद फिर आगे चलें। जी मैं परवेज़ करीम साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो 5th जनरेशन वार जो चल रही है, क्या आप समझते हैं कि ये वार इसलिए ख़तरनाक है जिस तरह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह कल जो बयान सामने आए, इसमें सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह हमारे खिलाफ हो रहा है, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के खिलाफ भी हो रहा है, तो ये लड़ाई हमें किस तरह लड़नी होगी, इसका जवाब कैसे देना होगा? देखिए ये लड़ाई बगैर अरबाब इख्तियार के उसके नहीं लड़ी जा सकती। ये कोई प्रोड्यूसर जो है वो अपने घर से पैसे लगा के ये वॉर नहीं लड़ सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कंट्रीब्यूट कर दे, यानी सपोज अगर किसी फिल्म का कोई बजट है तो उसका 50% प्रोड्यूसर लगा दे, 50% सपोर्ट हो हमें, तब हमें होगा फिल्म इंडस्ट्री फ्लरिश करने के लिए, अच्छी फिल्में बनाने के लिए। आज जो ज़रूरत है, चूँकि बड़ी रऊफ साहब तबाही आई है, एक क्राइसिस आया है, एक क्राइसिस से गुजरे हैं हम लोग। ये तो अब फिर आके कोई 5 फिल्में स्टक पड़ी हैं इस वक्त जो तैयार हैं, उनमें से 2 मेरी हैं और लोगों की हैं, वो फिल्में तैयार पड़ी हैं। 16 फिल्में कराची के लोगों की पड़ी हैं, हमारे बच्चे हैं वो भी वो फिल्म बनाते हैं, हमारी फिल्म है, कराची वाले हमारा पाकिस्तान है, वो पड़ी हैं। क्या है
अब मुझे बताएं जिनके 10-10 करोड़, 5-5 करोड़, 6-6 करोड़ रुपया लगा हुआ है, कोविड की वजह से स्टक हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? सनमा जो है वो हमें पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप हैरान होंगे कि उनका कानून क्या है। वो कहते हैं कि आप फिल्म हमारे सिनेमा में लाएं तो 50% तो हमारा होगा। अच्छा, बगैर इन्वेस्टमेंट के। परवेज साहब, तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और इस पर हमारा इख्तियार भी कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रही है। अब इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जा रहा? किया जा सकता है, मैंने अर्ज किया, बगैर सपोर्ट के ये नहीं हो सकता। हाँ, ये है, ये क्या है, ये NCA हैं और ये जो अदारे हैं, ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना सकते हैं। अगर ये चाहें तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, ऐसे मौजूआत पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, डॉक्यूमेंट्री बना के लोगों तक पहुंचे। एक तो हम अपने हीरोज भी बनाएं, हम अपने अच्छा अपना इमेज, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन सकती हैं। अच्छा, वहाँ पे एक मेरी गुजारिश, जो पहले हम बहस में थे, और वो ये है कि ISPR या कोई भी और इदारा हो उस तक पहुँच, तो वहाँ पे ये होता है कि कॉन्सेप्ट पहुँचाया जाए, पहले लिख के कोई चीज़ पहुँचाई जी, कंटेंट दिया जाए, ठीक है ना, कंटेंट दिया जाए। तो अगर यहाँ से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, चाहे जितना मर्जी उनका तजर्बा हो, अगर वो पहुँचाएंगे ही नहीं आइडिया, तो उनको कैसे पता चलेगा? मतलब वहाँ आइडिया जाए, वहाँ पे उनको पसंद आए, फिर वो उसके ऊपर फंडिंग करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है जी, बड़ी अच्छी और बड़ी मोतिबर बात है ये जो आपने कही है। लेकिन कोई रूट्स होते हैं ना, हमारे पास रूट्स नहीं है। ये मैं इंतहाई कर्ब से कह रहा हूँ। हाँ। हमारे पास रूट्स नहीं हैं, वो रास्ते नहीं हैं जिन पे चल के हम वहाँ जाएं और जिस पे चल के हमारी सुनवाई हो। ये मैं आपको वो बात कह रहा हूँ, हमें पता नहीं है, हमें इदराक नहीं है, हमें रास्ते नहीं बताए गए। वो कुछ हैं, कुछ ऐसा वो एक पर हो जाता है वो, लेकिन एक जो तरीक़ाकार है, अगर ये कहा जाए कि ये है, यहाँ आपने ये चीज़ें, कंटेंट जो हैं जमा कराने हैं, और कोई भी ऐसा राइटर नहीं है जिसके संदूक में, चाहे उसका जंग लगा संदूक हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो तो चले, हम भी मतलब सोर्स बन सकते हैं, एक भी सोर्स बन सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी आए तो उसको आगे पहुंचा दिया जाए। ठीक है ना, तो ये कर दिया जाए। लेकिन पहली चीज़ ये है कि पहले आए तो सही ना कुछ, और मंगवाएगा तो आएगा सर। हाँ, नहीं मंगवाएगा तो आएगा नहीं, मतलब यह है कि थोड़ा सा खुद इनिशिएट लेके हम, मतलब मैंने जैसे कहा ना, हम इनिशिएटिव लेते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास आए, हम उसको आगे करते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा है। हाँ, तो बड़ा तो मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म हम चले पब्लिक से, यहाँ से प्लेटफॉर्म से मतलब इसको कर दें कि हम WhatsApp का नंबर भी दे देंगे, जिसके ऊपर पहुँचाया जाए तो उसको आगे पहुँचा दें हम बड़े आराम से। हाँ, तो इसके लिए ये बात ठीक हो जाएगी, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अच्छा। ये प्लेटफॉर्म अगर आप दे दें, ये मुहैया कर दें, तो ये तो इतना खुशाइंद है कि जिसका मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को वैसे इस मामले को देखते हुए कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है वो तरतीब देनी चाहिए? देखिए सर, अभी हमारे मोतबर और बेपनाह मुल्क के साथ जो सिंसियर हमारा वज़ीर आज़म है, क्योंकि मैं उनकी पॉलिसी जब देखता हूँ, जो उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कितना बाई हार्ट एंड कोर जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये होती है कि हर बंदे के पास कुछ लोग उसको इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं, जो उनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अभी उन्होंने अपनी एक मीटिंग की है और उसमें उन्होंने जब बात की तो वो शॉर्ट फिल्म के हवाले से ज़्यादा बातें हुई। अब मुझे ये बताइए, फीचर फिल्म का शॉर्ट फिल्म से भाई क्या ताल्लुक़ है? अब वो एक बतदरीज एक कदम तो बन सकता है कि पहले हम प्लेटफॉर्म देंगे, इंशाल्लाह ताला हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और शॉर्ट फिल्म का भी, फीचर फिल्म का भी, जो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला प्लेटफॉर्म होगा, उसका WhatsApp नंबर भी दे देंगे, जो लोग पहुँचाएंगे मतलब हम तक, उनको आगे पहुँचा देंगे। जी बस, ठीक है ना, इतना ही चाहिए, यही चाहिए, और क्या चाहिए इंशाल्लाह। ठीक, इस पर हम पब्लिक न्यूज़ मजीद भी काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, असल बात यही है कि जो हम बात कर रहे हैं कि DG जो रेंजर्स हैं, उन्होंने बात की हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी मौसर लॉबी है जो काम कर रही है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि वो सफारती सतह के ऊपर भी और वो इस सतह के ऊपर भी, सकाफती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक जंग चली हुई है, जिस जंग में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। हम भी कर सकते हैं। क्या हमारे पास अज़हान नहीं है? सब हैं, हम उनका जवाब दे सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं उनको। इस तरीके से हम
कर सकते हैं कि वो उन्हें पता चले कि ये जवाब आया है। गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल, तब उसके बाद उसके हम बगैर इस जंग का मुकाबला बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद मौज़ूआत को आपके साथ डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम अपने नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो हमें पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।